गुड मॉर्निंग टीम मेंबर। ये प्रोजेक्ट जो है वो एक आईएसओ सर्टिफाइड करने वाली कंपनी के बारे में है। तो वो लोग आईएसओ के सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो उनको वो अपने बैक ऑफिस को या फिर क्लाइंट्स को या उनके जो एसोसिएट्स हैं वो उसको कैसे मैनेज करें इसके ऊपर में आधारित है। तो इसीलिए क्योंकि कंपनी का नाम एलएमएस है तो मैंने उसी के नाम से प्रोजेक्ट फाइल बना दिया है, एलएमएस सर्टिफिकेशन लिमिटेड। तो इसमें सबसे पहले कब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट डेट है कि मैंने कुछ सिंबल दे रखे हैं। टेंटेटिव डेडलाइन क्या होनी चाहिए, शीट प्रिपेयर्ड बाय, शीट अप्रूव, ये क्लाइंट हैं पुष्पेंद्र सिंह, उन्हीं का प्रोजेक्ट है। और टीम मेंबर में क्या होगा, ये XYZ ABCD अभी हमने एज ए, तो मेरे प्लान के हिसाब से कम से कम 2 प्रोग्रामर होने चाहिए और एक वेब डिज़ाइनर होना चाहिए, एक टेस्टर होना चाहिए और एक प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए। कुछ मैंने कोड बना रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को ए से, क्लाइंट को CL से, BA या एडवाइजर को BA से, ऑफिस स्टाफ को ST और ऑडिटर को EU। इसमें पहले तो ओवरऑल एक प्रोसेस सुन लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मेरे पास में बिजनेस आता है 2 तरीके से बेसिकली। एक तो होता है कि जो हमने BA या एडवाइजर बना रखे हैं। BA को हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं, वो इंडिया या इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं। मैक्सिमम इनका लगभग मोटा 50-50% है। 50% इनके पास बिजनेस इंडिया से आता है और 50% ओवरसीज से आता है। जो इंडिया से बिजनेस आता है तो उसमें डिफरेंट स्टेट्स या ज्योग्राफिकल लोकेशन से अलग अलग इनके BA बने हुए हैं, सेम एज ए बाहर में। तो इनके पास बिजनेस BA या एडवाइजर से आता है या दूसरा कोई डायरेक्ट इनके पास में बिजनेस डाल गया, जैसे कि किसी एक क्लाइंट का किया, उसने किसी का रेफरेंस दे दिया, उसके थ्रू बिजनेस आ गया, या फिर सोशल मीडिया पे के थ्रू आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया में ये लोग जो हैं एडवर्टीजमेंट करते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, XYZ जो भी सोशल मीडिया है उसके थ्रू। तो उसके थ्रू क्वेरी आती है तो वो डायरेक्टली उसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। तो जब किसी कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई पहला क्लाइंट आया, मान लीजिए BA के थ्रू आया, डायरेक्ट आया इसका, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उससे कुछ फॉर्म होता है कि भाई आपका क्या बिजनेस है, आपका नाम, पता है, एड्रेस, फोन नंबर, किस चीज का। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे वो फूड का बिजनेस करता है या IT का बिजनेस करता है या मैन्युफैक्चरिंग का करता है या एजुकेशन से रिलेटेड है या कोई NGO चलाता है, उनके डिफरेंट सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं उनकी उनके सेक्टर वाइज। ठीक है। उसकी डिटेल्स पहले अपने पास में आई, डायरेक्ट आई या थ्रू BI। जब वो एंट्री आई तो उस पर हम लोग उसकी डिटेल्स लेते हैं, फिर उस डिटेल्स को रिव्यू करते हैं कि कोई पेपर में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि इशू करने से पहले उनके पेपर चेक करते हैं। अगर कोई कमी है तो उसको हम दोबारा बोल देते हैं कि ठीक है, आप ये पेपर की कमी है, ये पेपर आप दोबारा भेज दीजिए या भेज दीजिए। एक बार जब पेपर कंप्लीट हो जाते हैं या उसकी जो क्लाइंट से डिटेल्स मिलती है वो कंप्लीट हो जाती है, तो फिर प्रोसेस शुरू होता है। प्रोसेस का क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि उस कंपनी में जाके वो कैसे काम करते हैं उनको ऑडिट होता है। ऑडिट कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता, इसके स्पेसिफिक ऑडिटर्स होते हैं, वही जाके वहां पे इंस्पेक्शन करते हैं। तो अब नेक्स्ट टारगेट आता है कि ऑडिटर की नियुक्ति कैसे हो। ठीक है। हमारे पास उस सेक्टर से रिलेटेड ऑडिटर्स होते हैं। ये वैसे ही है जैसे किसी सब्जेक्ट में कोई फिजिक्स का मास्टर है, कोई मैथ्स का मास्टर है, कोई केमिस्ट्री का मास्टर है, कोई BA का मास्टर है, कोई कॉमर्स का मास्टर है। ठीक है। तो हर सेक्टर के स्पेसिफिक
ऑडिटर्स होते हैं, वो ऑडिटर जिस सेक्टर से रिलेटेड है वो उनको ऑडिटर हम यहाँ पे नियुक्त कर देते हैं कि आप जाके वहाँ पे ऑडिट करिए। अब यहाँ पे ऑडिटर्स होता है, तो ऑडिटर का चयन कैसे होता है यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखने वाली है। एक तो जो ओवरसीज के एडवाइजर होते हैं, कभी कभी वो क्या करते हैं कि वो ऑडिटर अपना रिकमेंड करते हैं कि भाई ठीक है, ये मेरे ऑडिटर है, आप इनसे ऑडिट करवा लीजिए। तो एक ये मुझे वहाँ पे जब सॉफ्टवेयर डेवलप होगा तो मुझे वहाँ पे देना होगा, बताना होगा कि ये ऑडिटर उसके रिकमेंड की। तो इसमें एक हम छोटा सा चेक बॉक्स बना देंगे कि जो बीए है वो ऑडिटर अगर अपना दे रहा है तो उस पर टिक कर देंगे, तो वो चेक बॉक्स के थ्रू उसमें चला जाएगा कि ये ऑडिटर उन्हीं उनके द्वारा रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है, ऑडिटर जब रिकमेंड हो गया तो ऑडिटर वहां जाता है, 2 से 3 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ते की विजिट होती है, वहां पे इंस्पेक्शन करता है और फिर उनके प्रोसेस उस मतलब क्लाइंट के जो क्लाइंट काम करते हैं उनके प्रोसेस में कोई कमी होती है तो उनको नोट डाउन कराता है, और नोट डाउन कराने के बाद अपनी और अगर सुधार करने वाली स्थिति होती है तो उनको चेक बॉक्स के रूप में बताया जाता है कि ये आपके कंप्लीटेड है और ये आपकी कमियां हैं और वो कमियां पूरी कर लीजिए। वो अगर कमी पूरी कर लेते हैं, जो भी ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है वो ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा हमारी कंपनी में, मतलब कि एलएमएस सर्टिफिकेशन में रिपोर्ट सबमिट करेगा। रिपोर्ट सबमिट के बाद उसको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। जब सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो उसमें एक बार इशू हो गया मतलब काम कंप्लीट हो गया। फिर वो 1 साल किसी का, फिर अब बात आती है रिन्यूअल की। फिर किसी का रिन्यूअल 1 साल बाद होता है, किसी का 3 साल बाद होता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इनके हैं उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जब एक्सपायर करने वाला सर्टिफिकेट होता है तो उसको हम लोग रिमाइंडर भेजते हैं कि अब आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर करने वाला है, उसके पहले आप रिन्यू करा दीजिए। जैसे कि अपने पास जो मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, तो वो बिलिंग के तौर पे वो रिमाइंडर भेजते हैं कि आपका इस डेट पे बिल खत्म हो जाएगा और आप रिचार्ज कर लीजिए, अदरवाइज वो सर्विसेज टर्मिनेट की जाएंगी, इसी प्रकार का। तो उसको हम लोग ईमेल या बाय एसएमएस के थ्रू हम लोग उसको मैसेज कर सकते हैं या उनको नोटिफिकेशन। अब आती है कि इसमें हमको लॉगिन किसको देना होगा। पहला लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि सारी कंपनियां क्रिएट करेगा। दूसरा लॉगिन क्लाइंट्स को देंगे, ऑडिटर को लॉगिन देंगे, बीए को लॉगिन देंगे और बैक ऑफिस में जो इस प्रोसेस को सारे मैनेज करेगा उसको देंगे। ठीक है, ये कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू हो गया। ये ऐसे ये प्रोजेक्ट है और ऐसे ये लोग इस चीज को मैनेज करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने कुछ सेक्शन बना रखे हैं: एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्स, बैक ऑफिस, क्लाइंट, ऑडिटर, ऑनलाइन एग्जाम एंड अकाउंट। ठीक है, तो एडमिन में पहले इसको खत्म कर लेते हैं। सेल्स का पोर्शन बनेगा, तो इसमें ये मैंने डेट और कब तक कंप्लीट हो जाएगा उस प्रकार का है, ABCD XYZ। सेल्स में कितना टाइम लगेगा डेवलप करने में, ऑडिटर में कितना टाइम लगेगा, क्लाइंट सेक्शन में कितना टाइम लगेगा, बैक ऑफिस में कितना टाइम लगेगा और अकाउंट्स में कितना टाइम लगेगा। एक चीज का और ध्यान रखने वाला है प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, तो इनके जो ISO सर्टिफिकेशंस होते हैं उसमें अलग अलग सर्टिफिकेशन बॉडी से इन्होंने अपने को इम्पेलमेंट करा रखा है। तो जो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई कनेक्शन लिया, हम कोई
चीज़ बेचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि मेरा कोई गाड़ी का शोरूम है, तो मैंने टोयोटा की गाड़ी का भी शोरूम ले रखा है, बजाज की गाड़ी का भी शोरूम ले रखा है, होंडा की भी गाड़ी का शोरूम ले रखा है और मारुति का भी शोरूम ले रखा है, गाड़ियों का भी शोरूम ले रखा है। तो हर हर गाड़ी की कंपनी के लिए इन्होंने एक अलग कंपनी अपनी बना रखी है। तो इसी प्रकार ये एफिलिएशन जो एफिलिएटेड बॉडी जो इशू करती है, जैसे आईएसओ के लिए मैंने एक और एडिकेशन ले रखा है, और किसी चीज के लिए किसी और कंपनी से ले रखा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इनकी करंट में 7 या 8 कंपनियां हैं, तो हो सकता है कि आगे और भी बढ़ सकती हैं। हर एक्रेडिटेशन बॉडी के लिए एक अलग कंपनी इन्होंने बना रखी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर में क्या आएगा? पहले तो कंपनी का मास्टर बनेगा, फिर एक्रेडिटेशन का मास्टर बनेगा। इसमें मैंने देखिए मेंशन भी कर, जो यहाँ पे ये है तो उसमें मैंने कमेंट्स में ले रखा है। जैसे कंपनी का मास्टर एक इनकी कंपनी है एलएमएस सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है इनकी एलएमएस सर्टिफिकेशन लिमिटेड, एक है एलएमएस असेसमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इसी प्रकार देखिए इनमें इन्होंने 7-8 कंपनियां हैं, उसकी हमने जहाँ पे जिक्र कर दिया, कमेंट में डाल दिया है, ठीक है। ये एलएमएस ग्रुप के अंदर आ जाएगा। दूसरा है एलएमएस सर्ट। अब मैं किसी एक कंपनी के बारे में, जब कंपनी क्रिएट होगी तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक क्रिएट सबके लिए हो जाएंगी। तो जैसे मैंने एलएमएस सर्टिफिकेशन की कंपनी की, इसमें अब कंपनी बन गई, इसके अंदर एक्रेडिटेशन मास्टर बना, कि मतलब हमने किस किस जगह से एक्रेडिटेशन ले रखे हैं। एक्रेडिटेशन में कितने प्रकार के एक्रेडिटेशन होते हैं, जैसे EIAC, KB, SCC, एक्रेडिया, इकाक, ऐसे करके। अब एक एक्रेडिटेशन बॉडी के अंदर उनके स्टैंडर्ड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे है ISO 9001:2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा है ISO 14,000, फिर ISO 45,000, फिर 22,000, ऐसे करके अलग अलग एक्रेडिटेशन जिस कंपनी, लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर वही एक्रेडिटेशन बॉडी हो गई मारुति के, और मारुति के अंदर स्टैंडर्ड मास्टर हो गया कि मारुति ऑल्टो है, कि मारुति सुजुकी है, कि मारुति ब्रीजा है ना। इस प्रकार की अलग अलग उसके मॉडल हो गए। तो ऐसे ही एक्रेडिटेशन बॉडी कम में हमने जिसकी फ्रेंचाइजी ले रखी है और उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट हैं उसके बारे में। फिर हमने ले रखा टेक्निकल एरिया। टेक्निकल एरिया में स्टैंडर्ड, टेक्निकल एरिया में ये हो गया कि कोई फूड सेक्टर का है, कोई आईटी सेक्टर का है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, कोई एनजीओ है ना, या कोई एजुकेशन से है, या कोई हॉस्पिटल का है, या कोई हॉस्पिटैलिटी सर्विस चलाता है, होटल इंडस्ट्री का है। इस प्रकार का उसका टेक्निकल एरिया क्या है, ठीक है, उसका मास्टर बनेगा। फिर सेल्स, सेल्स का मास्टर बनेगा। ये सारा पोर्शन एडमिनिस्ट्रेटर ही डेवलप करेगा। यहाँ पे हम बिजनेस एसोसिएट और एडवाइजर का अपॉइंट करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, इसी प्रकार इनकी हर कंपनियों का ये बन जाएगा। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है एक्सेल शीट में। अगर आपको एडिट की ज़रूरत हो तो मेरे को मैं बता दीजिएगा, तो मैं उसको एक्सेस दे दूंगा, तो जिससे आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। कुछ लोगों को एडिटर का ऑप्शन मिला हुआ है। ये इनकी 5-6 कंपनी है उसके बारे में।
फिर आ जाते हैं सेल्स में। सेल्स में थ्रू बीए होगा या एडवाइजर होगा। तो अगर इसमें क्या होगा कि क्लाइंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो क्लाइंट से कोई नया क्लाइंट आता है तो उससे फॉर्म भरवाया जाता है। तो बीए क्या कर सकता है कि न्यू क्लाइंट की को क्रिएट करके और उसकी डिटेल्स वहां पे फिल करेगा, और जो वो क्लाइंट पेपर देगा उसको अपलोड भी करेगा। क्लाइंट फॉर्म में ही अटैचमेंट का ऑप्शन होगा और उसके अंदर वो वहां पे अपलोड भी कर सकता है उसके डॉक्यूमेंट। वो अपलोड कर देगा तो सीधे में हमारे पास आ जाएंगे, तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं या उसकी डिटेल भविष्य के लिए रख सकते हैं। ठीक है। फिर वो क्लाइंट की रिपोर्ट देख सकता है बीए, जब एक आफ्टर फिलेशन लिस्ट ऑफ क्लाइंट विल बी डिस्प्लेड देख सकता है। और जब वो क्लिक करेगा तो उस पे क्लाइंट की उसको प्रोफाइल दिखेगी, इशूड सर्टिफिकेशन जो हो चुके हैं उसको वो दिखेगा, और सर्टिफिकेशन की एक्सपायरी दिखेगी। फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट्स उसको दिखेगी बीए को कि किसने ऑडिट किया था। और इसमें जो मैं जिक्र कर रहा था कि कोई एडवाइजर जो है वो अपना ऑडिटर खुद दे सकता है, उसको वहां पे चेक बॉक्स बना देंगे, तो जो जिसमें टिक होगा इसका मतलब ऑडिटर उसने खुद दिया हुआ है। फिर सिंपल इनबॉक्स होगा, राइट मेल, फॉरवर्ड मेल, ये तो एक पूरा टूल्स होता है जो कि इसमें अटैच कर दिया जाएगा। बैक ऑफिस, बैक ऑफिस में क्लाइंट एप्लीकेशन फॉर्म कि कोई डायरेक्ट अपने पास में आ गया है क्लाइंट, उसकी डिटेल भरने के लिए, मतलब जो बीए या एडवाइजर के थ्रू ना आके डायरेक्ट मेरे से सोशल मीडिया के थ्रू आ गए, तो ऑफिस स्टाफ पे बैठा हुआ स्टाफ जो है वो उसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है अपने लॉगिन से। बी अपने लॉगिन से करेगा, ऑफिस स्टाफ अपने लॉगिन से करेगा। यहाँ पे भी इसको हम लोग क्लाइंट की डिटेल्स देंगे कि वो देख सकता है। साथ ही साथ वो किसी क्लाइंट को सर्च करना चाहे तो उसके नाम के थ्रू, उसके एड्रेस के थ्रू, वो फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस के थ्रू हम उस क्लाइंट की डिटेल को फेच कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। वहीं से वो प्रिंट का भी ऑप्शन देगा, और जब सर्टिफिकेट इशू करने से पहले डिस्पैच कर, जब इशू कर देते हैं तो यहाँ से उसको प्रिंट करा के अपने ऑफिस से डिस्पैच करते हैं थ्रू कोरियर। तो किस डेट में वो डिस्पैच हुआ है वो मेंशन करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमने यहाँ से तो डिस्पैच कर दिया, अब पता नहीं गया कि नहीं गया, तो क्लाइंट बोलता है कि मेरे पास अभी नहीं पहुंचा, तो उसको, या कभी कोई इशू हुआ तो उसको हम ये हो कि कब हमने किस डेट में उसको यहाँ से डिस्पैच किया था उसकी डिटेल्स रखेंगे। ठीक है। ऑडिटर एप्लीकेशन, जो हमारे यहाँ का टेक्निकल स्टाफ होगा, टेक्निकल स्टाफ मतलब जो ऑडिटर को नियुक्त करेगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये ऑडिटर सुटेबल है और उसको वो दे दे। तो और टेक्निकल स्टाफ ऑडिटर की जो ऑडिटर एप्लीकेशन, अच्छा ऑडिटर भी हमारे यहाँ जो ऑडिटर होते हैं, वो ऑडिटर ऐसा नहीं कि हमें कोई आया तो उसको एज ए पॉइंट कर लिया। हम उसकी उसका एक्सपीरियंस और उसकी एलिजिबिलिटी या किस टेक्निकल एरिया को ऑडिटर रिप्रेजेंट करता है उसको यहाँ पे हम देखेंगे। और उसका एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा जो कि यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम के माध्यम से हम उसमें बोल रहे थे कि उसमें उससे 8-10 क्वेश्चंस ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू हम उसमें से लेंगे। वो एग्ज़ाम उसको क्लियर करना होगा। अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है तो हमारे यहाँ वो एज ए
परमानेंट, सैलरी नहीं लेकिन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे वो हम यहाँ इम्पेलमेंट हो जाता है, और इम्पेलमेंट के बाद जब प्रोजेक्ट होता है तो हम उसको वहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं। तो ये टेक्निकल स्टाफ ही जो है वो ऑडिटर को किसी प्रोजेक्ट पे भेजता है। फिर ऑफिस स्टाफ क्या देख सकते हैं, जो ऑडिटर ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करेगा, उस रिपोर्ट को भी वो यहाँ पे उसको एक्सेस करेंगे, वो एक्सेस कर सकता है। अब क्लाइंट को हमको क्या क्या एक्सेस देना है। जब क्लाइंट लॉगिन बनेगा तो क्लाइंट एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी होता है कि किसी एक हमारा एग्जिस्टेंस क्लाइंट है, तो उसने जैसे ISO 14000 ले रखा है, उसे लगता है कि नहीं मेरे को 14000 के अलावा एक और कोई लेना है, ISO 9000 लेना है, या ISO 22000 लेना है, या ISO 45000 लेना है, तो वो न्यू एप्लीकेशन भी यहाँ पे डाल सकता है। और क्लाइंट क्या कर सकता है कि जो उसने रिपोर्ट सबमिट की, ऑडिटर ने रिपोर्ट सबमिट की, उस ऑडिटर की रिपोर्ट को एक्सेस कर सकता है। और प्रीवियस रिपोर्ट, जैसे मान लो कोई क्लाइंट 10 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो हर साल या 3 साल पे उसका ऑडिट होता है, तो उस पिछली जितने भी ऑडिट हो चुके हैं उन सबकी रिपोर्ट को भी वो एक्सेस कर सकता है। और नेक्स्ट ऑडिट कब होगा उसका इंटीमेशन ये वहां पे यहाँ पे देख सकता है। वो जब हम सर्टिफिकेट उसको इशू करेंगे तो हम अपने सॉफ्टवेयर में उस अपलोड कर देंगे, तो वो जो क्लाइंट होगा उसको वो सर्टिफिकेट वो अपने ही लॉगिन से डाउनलोड कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखिए कि क्लाइंट, एक तो हम उसको थ्रू कोरियर या जो डिस्पैच वाला बोला है वो तो भेजेंगे, साथ में उसके पैनल पे भी अपलोड कर देंगे जिससे वो डाउनलोड कर सके। इतना पोर्शन क्लाइंट में बनेगा। अब आते हैं ऑडिटर्स के बारे में। ऑडिटर्स में क्या है, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म ऑडिटर भरेगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म क्लाइंट के लिए नहीं ऑडिटर के लिए होगा। ऑडिटर, अब ऑडिटर का यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग ये भी कर सकते, हम ये करेंगे कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी, मान लो कि 100-200 क्लाइंटों का मेरे पास में है, तो ऑडिटर उनकी लिस्ट देख सकता है अपने लॉगिन करने के बाद, इनके ये प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट का मतलब ये क्लाइंट्स हैं अलग अलग सेक्टर वाइज, कि कोई IT के मान लो 10 क्लाइंट हैं, कोई ऑटो इंडस्ट्री के 10 क्लाइंट हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग के 12-15 क्लाइंट हैं। तो ऑडिटर मान लो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्ट है, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है कि मेरे इनमें मेरी रुचि है और हम इसमें से ये प्रोजेक्ट लोकेशन वाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई लखनऊ का है, कोई मुंबई का है, कोई दिल्ली का है, तो जो दिल्ली का ऑडिटर होगा वो अपने रीजन के प्रोजेक्ट को करना चाहेगा। तो क्या होगा, ऑडिटर कैन अप्लाई न्यू एप्लीकेशन अंडर हिज अकाउंट। जब वो लॉगिन करेगा तो उसको प्रोजेक्ट दिख जाएंगे जिसमें वो अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकता है। ऑडिटर को एक एग्जाम देना पड़ेगा, वो एक छोटा सा एग्जाम देगा। अगर कोई इम्पेलमेंट है हमारे यहाँ ऑलरेडी, तो हमें तो उसके बारे में पता है कि ये इस चीज़ का एक्सपर्ट है, तो वो ऑलरेडी एग्जाम दे के आया है, तो उसमें एग्जाम की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एक ऑडिटर आया है, वो ऑटो इंडस्ट्री का काम करता है, लेकिन साथ ही साथ उसने मैन्युफैक्चरिंग का भी कुछ समय के बाद में अपनी एक्सपर्टाइज हासिल कर ली है, तो वो उसको लगता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग का भी ऑडिट कर सकते हैं, तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग मतलब यही टेक्निकल एरिया के माध्यम से वो मैन्युफैक्चरिंग का भी एग्जाम देगा और उसका भी ऑडिट
करेगा तो फिर वो अप्लाई करेगा। जब ऑडिटर को हम लोग अपॉइंट करते हैं तो उसको वर्क ऑर्डर इशू करते हैं। तो जब वर्क ऑर्डर उसको ऑडिटर को मिल जाता है, जैसे ही उसको वर्क ऑर्डर मिलेगा तो जिस क्लाइंट की डिटेल मेरे यहाँ ऑलरेडी फिक्स होगी, उस क्लाइंट की पूरी डिटेल ऑडिटर को भी एक्सेसिबल हो जाएगी, जिससे उस और जो क्लाइंट ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे अटैचमेंट के थ्रू और अपने जो फॉर्म भरा था, चाहे वो बीए के थ्रू चाहे डायरेक्ट हो, वो सारी डिटेल्स और वर्क ऑर्डर के बाद ऑडिटर को दिखने लगेगी। क्लाइंट का नेचर क्या है, क्लाइंट के काम क्या करता है, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, जो नहीं होंगे उसको वो वहां से मांगेगा कि ये नहीं, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो क्लाइंट फिर उसको सबमिट करेगा, या हमारे ऑफिस में भी एक नोटिफिकेशन जाएगा तो ऑफिस स्टाफ उसको सबमिट करेगा, तो वो ऑडिटर के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। फिर शेड्यूल, ऑडिटर जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे शेड्यूल इसलिए बोला कि एक ऑडिटर के पास में 5 तारीख से 12 तारीख के बीच का टाइम है, तो वो अपना टाइम शेड्यूल बताएगा कि मैं 5 से मैं इस समय खाली हूँ, मैं इस डेट से इस डेट के बीच में क्लाइंट के यहाँ ऑडिट करने के लिए अवेलेबल हूँ। तो और फिर 22 तारीख से 28 तारीख के बीच में वो है, तो वो अपना पूरा शेड्यूल यहाँ पे मेंशन कर देगा। फिर ऑडिटर डिक्लेरेशन एक देगा, नॉन कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, ये ऑडिटर और कंपनी के हमारे मतलब जो जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर है उसके बीच में कुछ एग्रीमेंट होते हैं, तो वो डिस्क्लेमर ये डॉक्यूमेंट साइन करेगा, साइन करने के बाद अपलोड करेगा, तो बैक ऑफिस के लोग उसकी डिटेल को देख सकेंगे। एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ये दो चीजें। जब क्लाइंट ऑडिट कर चुका होगा उसकी रिपोर्ट वो अपलोड कर देगा अपने ही लॉगिन के माध्यम से, जिसको हम लोग बैक ऑफिस में यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। फिर ऑनलाइन एग्जाम का पोर्शन बनेगा और अकाउंट्स का पोर्शन बनेगा इसके अंतर्गत। तो वो भी हम एक से ऑनलाइन एग्जाम तो मैंने बता दिया कि हम ऑलरेडी 1000-2000 क्वेश्चंस अलग अलग टेक्निकल एरिया मिला के सब मिला के होगा डाल देंगे, उसके आंसर डाल देंगे। तो जैसे ही वो मान लो एक एग्जाम क्लियर करने में 20 से 25 क्वेश्चन डाले एट रैंडम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो डाले, उसने सबमिट किया, उसी समय उसको रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई इतने परसेंट कितने परसेंट ऑफ क्वेश्चन आपके सही हैं। वो कुछ क्राइटेरिया डाल देंगे, अगर 60 से ऊपर है तो फिर आप एग्जाम पास कर गए हैं, अदरवाइज आप दोबारा तैयारी करके दोबारा डालिए, एग्जाम दीजिए। तो वो एक छोटा सा टूल बना दिया जाएगा जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी फिल होंगे ऑटोमेटिक, वो एट रैंडम क्वेश्चन उठा के उसके अंदर उस टेक्निकल एरिया के हिसाब से उसमें डाल दिया जाएगा, जिसके अंदर क्वेश्चन इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं। अकाउंट्स का है, हम क्लाइंट से बात कर लेंगे, ये ऑलरेडी इन्होंने मेरे को भेज दिया है। इसकी अकाउंट्स में होगा क्या भाई, इनवाइस जनरेट होगी, ऑडिटर क्लाइंट की इनवाइस होगी, ऑडिटर की इनवाइस होगी, और उसकी जो बिलिंग का होगा वो सब डिटेल्स वगैरह होंगी, वो सब इसके अंदर डाल देंगे। तो ये मोटा मोटा एक प्रोजेक्ट है। अगर आप लोगों में से किसी की कोई क्वेरी हो तो उस क्वेरी को आप डाल लीजिएगा, या इस एक्सेल शीट में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो वो मॉडिफिकेशन कर लेंगे। मैंने वॉइस नोट आप लोगों को क्लाइंट के साथ जो भी कन्वर्सेशन हुआ है वो शेयर कर ही दिया है। जब ये प्रोजेक्ट फाइनल होगा तो एक बार क्लाइंट के साथ फाइनल मीटिंग करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल शीट इसलिए ज़रूरी है कि पूरी क्लाइंट पूरे प्रोजेक्ट में करना क्या है, पूरा प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर में ही पूरा बन जाए, जिसमें
बीच में कोई चेंजेस ना होने पाए। मान लो क्लाइंट ने बोला कि अब ये चेंजेस को, तो वो चलते हुए सॉफ्टवेयर में उसको अमेंडमेंट करना इजी नहीं होता है, क्योंकि एक बार जब स्ट्रक्चर बन जा बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर उसे चेंजेस करना मुश्किल है। जैसे घर बनाने से पहले एक बार नक्शा बन गया तो हम बाद में उस नक्शे को ऊपर से तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन नींव से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नींव ऑलरेडी भर चुकी होती है। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि क्लाइंट के द्वारा ली गई इंफॉर्मेशन पूरी पूरी इसके अंतर्गत डाल दी जाए। अगर इस एक्सेल शीट को क्लाइंट अप्रूव कर देगा तो फिर इसको शुरू किया जा सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसे अच्छे से स्टडी कर लीजिए, अपने कमेंट्स दे दीजिए। अगर सब कुछ पूरी शीट ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम लोग इसको शुरू करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। थैंक यू।